हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल रामलाल्स। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल रामलाल्स। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए। क्या हाल चाल रामलाल्स, हाउस द जोश। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। ये क्या घूम रहे हैं, अरे भैया तू जा यार। क्या हाल चाल रामलाल्स। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए। चलिए आज के कार्यक्रम को स्टार्ट किया जाए। क्या कहते हैं, आज के कार्यक्रम को स्टार्ट किया जाए। बहुत ही धुआंधार कार्यक्रम होगा आज, है ना, बहुत ही धुआंधार। आपकी जो पीएचडी हो गई थी, पीएचडी के बाद होता है पोस्ट पीएचडी, है ना। आज आपकी पोस्ट पीएचडी कराएंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। चलिए तो आज के कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं फाइनली हम लोग। वेट वेट वेट, हेलो हेलो हेलो, आप सभी रामलाल्स को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है मोशन इन स्ट्रेट लाइन के रिवीजन क्लास में। तो साहब आज हम लोग रिवाइज करेंगे। क्या रिवाइज करेंगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल मोशन, सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन रिवाइज करेंगे। और जो मैंने आपको असाइनमेंट दिए हैं, 2 असाइनमेंट दिए एकदम ताबड़तोड़, 2 असाइनमेंट। हो सकता है कि उसमें बहुत सारे सवाल आपसे नहीं हुए होंगे, बहुत सारे हो गए होंगे, कोई बात नहीं। हम सब कुछ सिस्टमैटिक वे में रिवाइज करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। न्यू माइक ओपीएस, मुझे तो पढ़ाने में कोई कष्ट नहीं था, लेकिन आपको सुनने में थोड़ा कष्ट हो रहा था, माइक में इशू था, तो माइक भी हमने चेंज कर लिया। चलिए तो साहब स्टार्ट करते हैं। हैप्पी छठ पूजा। एक बच्चा कहता है सर छठ पूजा है और आज आप पढ़ा रहे हो, छठ पूजा को मजाक में मत लो। मैंने बोला अच्छा, मैं कहां मजाक में ले रहा हूं, मैं तो और ज्यादा सीरियसली ले रहा हूं। कर्म ही पूजा है, तो छठी मैया भी देखेगी ये बेचारा बहुत कर्म कर रहा है, तो इसको तो सक्सेस अब देना ही पड़ेगा। तो साहब मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आपको सक्सेस भी मिलेगा। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉप चल रहा है सर, मेरा नहीं हुआ, मैं थर्ड ड्रॉप कर लूं क्या? बच्चा कहता है सर थर्ड ड्रॉप हो गया, हिम्मत नहीं बची, फोर्थ ड्रॉप कर लूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या? यह सवाल आप मेरे से मत पूछिए, यह सवाल आप खुद से पूछिए। आप ये सवाल आप अपने आप से पूछिए कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि आपने कितना पढ़ा है, कितना कामचोरी की है, किस तरह का आपकी लेवल का प्रिपरेशन था। अगर आपकी 560 आ रहे हैं तो 660 क्यों नहीं थे? कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम रहा होगा ना उसमें। आप कहते हो कि सर लेकिन नंबर ऑफ ड्रॉप्स के बाद सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। रीजन बताता हूं क्यों कम होती है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, और शायद आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है कि फ्रेशर्स की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी हाई क्यों होती है, और जब हम ड्रॉप लेते जाते हैं तो हमारी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम क्यों होती जाती है। प्रॉब्लम इसकी, जब हम ड्रॉप लेते हैं तो हमने 11-12 का सिलेबस पहले से पढ़ा हुआ है, तो हमारे बैक ऑफ द माइंड में होता है कि मुझे आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही से स्टार्ट होती है कि मैंने ये पढ़ लिया है, मुझे आता है। और जैसे ही बच्चे के दिमाग में ये आ जाए ना हमें आता है, तो सबसे पहला काम वो मास्टर को जज करने लगता है। और सब्जेक्ट में जो इंटरेस्ट है, जो नयापन है, जो इंथुसिज्म है, जिससे वो पढ़ाई कर सकता है, वो उसका कम हो जाता है। उसको हर टॉपिक में लगने लगता है ये तो मुझे आता है, आता तो सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। और एक फ्रेशर बच्चा क्या होता है कि जब वो पढ़ने बैठता है तो हर क्लास में इस इंथुसिज्म से बैठता है कि आज नया सीखूंगा। उसका लेवल ऑफ इंथुसिज्म, इंटरेस्ट पीक पे होता है और उससे सीखता है। तो सबसे पहला काम, अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो अपने आप से पूछिए कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं आता है, हम मेरे में कितनी कमियां हैं। और सारे कमियों को बैठ के आराम से 1-2 दिन का टाइम ले लीजिए और पेपर पे लिखिए। पेपर पे लिखिए, अपने सारे ड्रॉबैक्स को पेपर पे लिखिए कि इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कारण हो सकता है कि पूरा का पूरा आप हो, या रीजन हो सकता है कि आपके घर वाले हो, या आपकी कोई डिस्ट्रैक्शन हो। अगर रीजन आप हैं तो क्यों है, घर वाले हैं तो क्यों है, अगर कोई डिस्ट्रैक्शन उसका रीजन है तो क्यों है, उसको लिखिए। अब उससे दूर हटके आप कैसे मेहनत कर सकते हैं। अगर आपने कुछ एक्स अमाउंट ऑफ मेहनत किया है और आपके नंबर आ रहे हैं 560,
इसी के राउंड ज्यादातर बच्चों ने मेरे से पूछे हैं। तो याद रखिएगा, ये 660 तभी जाएगा जब आप 2x अमाउंट ऑफ मेहनत करेंगे। सर सिर्फ 100 नंबर ही तो बढ़ाना है, 560 तो आ रहे हैं ना। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो नंबर को इंक्रीज करना उतना ही मुश्किल होता है। अगर आप 560 नंबर ला रहे थे इस पेपर में, तो आप x मेहनत किए थे, तो 2x मेहनत करेंगे तभी जाके आपको 660 नंबर आ पाएगा। तो आपसे पूछिए, खुद से पूछिए कि तुम में हिम्मत है अपने मेहनत को 2x करने की? औकात है तुम्हारी अपने औकात को जज करना? मेरे से क्या पूछता है, किसी मास्टर से क्या पूछता है? मास्टर क्या पता कि तुम्हारी औकात कितनी है? मास्टर को क्या पता कि तुम्हारी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है? ड्रॉप लेने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम अपने कमियों को एक्सेप्ट करो। लिखो ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। मैं लायक नहीं था इसलिए सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ। अब लायक बनो। और कैसे बनोगे लायक? अपने मेहनत को डबल करके, अपने मेहनत को डबल करके। इतने 100 नंबर बढ़ाने के लिए अपने मेहनत को डबल करना पड़ेगा। जो भी आपकी कमियां थी उसको ठीक करिए, और इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि साहब ऊपर से भगवान भी तुम्हें देखे ना तो ये कहे अरे यार ये तो एक्सट्रीम है यार, एक्सट्रीम है। भाई साहब इसको अगर मैंने सक्सेस नहीं दिया तो भगवान भी सोचेगा कि मेरे पे पाप लग जाएगा। शर्म आ जाए भगवान को, शर्म आ जाए, भगवान भी शर्मा जाए कि ये क्या कर दिया मैंने। इस आदमी को अगर मैंने सक्सेस नहीं दिया तो धिक्कार है मेरे ग्रंथ पे, मैं पापी हूं। उसको भी शर्म आ जाए। इतनी मेहनत कर। और सक्सेस का मजा उतना ही ज्यादा होता है जितना ज्यादा स्ट्रगल के बाद वो सक्सेस मिला होता है। समझ में आया कि नहीं है? तो ड्रॉप छोड़ दे। वो मत सोच कि तू कितने बार ड्रॉप कर चुका है। तू ये सोच कि तूने फ्रेश स्टार्ट लिया है और तुम्हें सच में सब कुछ नया सीखना है, स्टार्टिंग से मेहनत करनी है। जैसे 11th का बच्चा पढ़ना शुरू करता है ना, वैसे पढ़ना शुरू कर और अपनी सारी कमजोरियों पे काम कर। स्ट्रॉन्ग पॉइंट को भूल जा, अपनी सारी कमजोरियों पे काम कर। तेरा 4th ड्रॉप है ना, तू अपने आप को 11th का बच्चा समझ और छोड़ दे। 2 सेकंड काफी होता है तूफान से दुनिया को बर्बाद करने के लिए। तू तो 1 साल है तेरे पास। समझ में आया कि नहीं? 1 साल है तेरे पास। तू तो इतिहास बदल सकता है भारत का अगर चाह ले तो खुद का इतिहास बदलने में कहां दिक्कत आ रही? अब तू सवाल ही पूछता रहेगा, इस मास्टर से पूछा, उस मास्टर से पूछा, उस मास्टर से पूछा। सब मास्टर क्या करेगा? क्या करेगा मास्टर? तुम्हारी जगह पे वो बैठ के पढ़ लेगा क्या? कि वो गोली दे देगा तुम्हें कि गोली खा लो, अच्छा तुम्हारा 4था ड्रॉप हो गया, ये गोली खा लो अब सिलेक्शन हो जाएगा। गजब कर रहा है। अरे खुद से पूछ, क्या दिक्कत थी? औकात है कि नहीं तुम्हारी डबल पढ़ने की? नहीं है तो छोड़ दे। और पढ़ सकता है तो पढ़। सब कुछ बैठने के बाद होता है, ऐसे नहीं होता। तो चलिए धुआंधार क्लास स्टार्ट करते हैं। छठ पूजा नहीं पता, कोई बात नहीं, यूपी बिहार का पर्व है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? वो संघर्ष, वो दिन रात का मेहनत, हर कदम में जो मेहनत ऐड करके तुम्हारा टोटल संघर्ष बनता है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है कि आज आप क्या है कल क्या होंगे। वो आपके संघर्ष पे, आपके पाथ पे डिपेंड नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में तुम्हारे संघर्ष को, तुम्हारे चले गए पाथ को रिप्रेजेंट नहीं करता। वो बस ये बताता है कि कल तुम कहां थे, आज तुम कहां हो। फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन के डिफरेंस को बताता है। डिस्टेंस वो स्ट्रगल है जो तुम जानते हो, और सक्सेस, डिस्प्लेसमेंट वो सक्सेस है जो दुनिया तुम्हारी देखती है। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ टेकन, क्योंकि एक्चुअल में आपने कितना चला है ना, डिस्प्लेसमेंट को इस बात से मतलब ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट बस ये बताता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, बस। अब चेंज इन पोजीशन कैसे हुआ है इससे ये फर्क नहीं पड़ता है। डिस्टेंस मजदूरी, डिस्प्लेसमेंट एमआर स्टार, बहुत बढ़िया। ए पॉइंट से बेटा बी पॉइंट पे आप जा रहे हैं। मान लिया कि सीधे सीधे रास्ते से आप यहां गए तो डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका कुछ एक्स।
इस रास्ते से जाएंगे तो भी डिस्प्लेसमेंट होगा x, इस रास्ते से जाएंगे तो भी डिस्प्लेसमेंट हो गया x। जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो घर से रोज स्कूल जाने का रास्ता पता नहीं क्या था, लेकिन फाइनल पोजीशन तुम्हारा स्कूल ही था। तो घर वाले को क्या पता था? डिस्प्लेसमेंट। तुम घर से चले, स्कूल पहुंच गए, रास्ता कौन सा लिया ये घर वाले को नहीं पता था। घर वाले को सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पता है, तुम्हारी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। तुम्हें पता है कि तुम कौन से रास्ते से गए हो। तो ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस डिपेंड करता है रास्ता कौन सा लिया है। रास्ता कौन सा लिया है, समझ में आया कि नहीं है? अच्छा एक बात बताइए, मैंने ये एक स्टेटमेंट लिखा है, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, क्या ये सही है? क्या डिस्प्लेसमेंट कभी कर्व जैसा नहीं हो सकता? फटाफट बताइए, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी कर्व जैसा नहीं हो सकता? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपका ये इनिशियल पोजीशन है ए और फाइनल पोजीशन है बी, तो चाहे आप किसी भी कर्व्ड रास्ते से जाएं, ये आपका एक्चुअल पाथ का लेंथ डिस्टेंस कहलाएगा, लेकिन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला देंगे एक स्ट्रेट लाइन से, ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। नहीं हो सकता, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही होगा। शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड होता है, फाइनल एंड पोजीशन इनिशियल पोजीशन का लेंथ किधर है, और इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ इसकी क्या होती है? डायरेक्शन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को मिला देते हैं, उधर उसका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है। कैन डिक्रीज विथ टाइम। क्यों? क्या डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विथ टाइम? यस। मान लो मैं यहां हूं, मैं चलता जा रहा हूं और वापस आ गया, तो इनिशियल पोजीशन मान लीजिए मेरा ये है और फाइनल पोजीशन मेरा ये है। अगर मैं अपने फाइनल पोजीशन को पास लेता हूं तो डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, लेकिन डिस्टेंस उस स्ट्रगल को जोड़ता जाता है जितना हमने इस फाइनल पॉइंट पे आने के लिए संघर्ष किया है, तो ये आपका हमेशा ऐड होता जाता है। तो डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विथ टाइम। डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विथ टाइम। डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, क्योंकि ये हमेशा छोटा छोटा जितनी कदम आप चलते हैं उसको ऐड करता जाता है। टोटल पाथ का लेंथ होता है, तो ये हमेशा ऐड होता जाता है, ये निगेटिव में नहीं होता क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं है। बट पोजीशन कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। मान लो तुम यहां पे हो, अब तुम यहां पहुंचे फाइनली बी पे, तो ये तो रही तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट। अगर तुम सी पे पहुंचे तो ये रही तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये 5 मीटर आगे गए हैं और ये अपने 5 मीटर पीछे आया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -5 मीटर क्योंकि पीछे है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा +5 मीटर क्योंकि आगे है। अगर मैं इसमें डिस्टेंस पूछूं, डायरेक्ट यहां से यहां तक गए हैं, डिस्टेंस पूछूं तो डिस्टेंस 5 मीटर, इसका भी डिस्टेंस 5 मीटर। तो डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। डिपेंड्स अपॉन पार्ट टेकन। कौन? डिस्टेंस। ये पार्ट टेकन पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स अपॉन पार्ट टेकन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे पहुंचने के लिए आप कौन सा रास्ता लिए हो, कौन सा पाथ आपने लिया है, इस पे ये डिपेंड करता है। ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, टोटल पाथ लेंथ को बताता है। ये बताता है कि टोटल कितना आप चले, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए ये स्केलर है। क्या आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सारी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। इट गिव्स द ओनली आइडिया ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। 10 मिनट लगेगा बेटा, ये सारे बेसिक हम तुरंत खत्म कर लेंगे। 10 मिनट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो। बेसिक हमेशा जरूरी होता है। एंड आई डोंट टेक सजेशंस, आई ओनली गिव सजेशंस। लेना है तो लो, नहीं तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तुम्हें जरूरत नहीं है तो बाहर का रास्ता तुम्हारे घर में भी होगा, निकल लो वहां से। आई डोंट टेक सजेशंस मैन, आई डोंट टेक सजेशंस। तो तुम्हें सजेशन देने की जरूरत नहीं कि इतना बेसिक मत कराओ, इतना एडवांस मत कराओ। अरे तुम्हारे से थोड़ी ना डिसाइड करूंगा यार, नीट में जो जरूरी है वही कराऊंगा ना। चल देख इधर, अब हम स्पीड वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का बेसिक समझ लिया, स्पीड वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक सर्कुलर पाथ पे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, यहां से चलना शुरू किया, चलते 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 मान लीजिए कहीं बी पे पहुंचा। ये सेंटर है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है। चलते 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 कहां पहुंचा? बी पे पहुंचा। इसने थीटा एंगल ट्रेवल किया, तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? सुनिएगा बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल किया ए से लेकर के बी तक टोटल पाथ लेंथ के बराबर। तो डिस्टेंस इसका पाथ लेंथ मतलब आर्क का लेंथ हो जाएगा, क्योंकि आर्क पे चल रहा है तो आर्क ही इसका पाथ है। तो आर्क लेंथ इज पाथ लेंथ एंड पाथ लेंथ इज डिस्टेंस। तो बताइए आर्क लेंथ कितना हो जाएगा? सर आर्क लेंथ तो आर इंटू थीटा होता है, तो डिस्टेंस हमेशा सर्कुलर पाथ में आर थीटा होता है।
अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं बेटा तो सुनो, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। हम इसका पोजीशन ओरिजिन से डिफाइन करते हैं। ये मान लो बी पे है तो ये इसकी हो गई फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये रही आर और इस तरफ इसका डायरेक्शन है, ये रही इसकी इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए, ये आर पोजीशन वेक्टर है, ये भी आर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो वैसे दो वेक्टर का सबट्रैक्शन जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच का एंगल थीटा हो, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 2r साइन थीटा बाई 2। बहुत आराम से आप लिख सकते हैं इसको, मार रट्टा याद रखिएगा, मार रट्टा। अब हम बात करते हैं स्पीड वेलोसिटी पे। तो दो तरह की स्पीड वेलोसिटी होती है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। जब कुछ ना लिखा हो तो आप इंस्टेंटेनियस ही समझते हैं, याद रखिएगा बेटा। जब कुछ ना लिखा हो तो इंस्टेंटेनियस समझते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी इंस्टेंट ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है, हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ये सिर्फ रफ्तार को बताता है। हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इज कॉल्ड स्पीड। हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इज कॉल्ड स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। कहां जा रहा है हमें पता नहीं है, लेकिन कितना तेज चल रहा है उसको कहता है स्पीड। रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज कॉल्ड स्पीड, dx बाई dt, क्योंकि हमने इसको डिफरेंशिएट किया है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप ऑफ xt ग्राफ, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, स्पीड बताता है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिखा है, यह हमेशा पॉजिटिव होता है। हां, स्पीड इज हाउ फास्ट, रफ्तार को बताता है। इट कैन बी डिक्रीज और नॉट। सबसे पहले बताइए क्या स्केलर होगा, हां होगा। इट कैन बी डिक्रीज और नॉट with time, it can decrease or not with time। यहां पे it can decrease with time या कैन नॉट डिक्रीज विथ टाइम आएगा। बताओ स्पीड टाइम के साथ डिक्रीज हो सकता है कि नहीं? यस, एक बच्चा कह रहा है मोहित कुमार ना, हो सकता है बेटा। स्पीड का मतलब होता है कितनी रफ्तार से आप किसी इंस्टेंट पे चल रहे हैं। सुकृति नो, ईशा नो, नीरज कुमार नो। आ गए ना ट्रैप में। कैसे बेटा? मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, पहले मैं 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा था, अब मैं 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा हूं। तो इट कैन डिक्रीज विद टाइम, यस इट कैन डिक्रीज विद टाइम। भागने की रफ्तार कम ज्यादा तो हो सकती है। आप कहेंगे डिस्टेंस कम क्यों नहीं हो सकता? डिस्टेंस अलग चीज है। डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ को काउंट करता है, ये स्केलर एडिशन को फॉलो करता है। इस स्केलर एडिशन को फॉलो करता है। मैं यहां से यहां गया तो टोटल लेंथ होगा पाथ का, यहां गया टोटल लेंथ होगा, यहां गया टोटल लेंथ होगा, यहां गया टोटल लेंथ होगा, यहां गया टोटल लेंथ होगा। तो ऐड करते चलेंगे हम इसको। बट स्पीड की बात करेंगे ना, हम स्पीड की बात करेंगे तो भागने की रफ्तार कम और ज्यादा हो सकती है। भागने की रफ्तार कम और ज्यादा हो सकती है। हाँ भाई, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, कोई बात नहीं। बताओ स्पीड कैन डिक्रीज विद टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए बेटा, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टोटल डिस्टेंस यहां से निकाला जा सकता है अगर dt को मैं यहां उठा के रख दूं। थोड़ा सा देखिएगा प्लीज। अगर मैं dt को यहां पूरा असाइनमेंट सॉल्व कराऊंगा, 50 सवाल सॉल्व कराऊंगा, 50 सवाल सॉल्व कराऊंगा, थोड़ा सा कुर्सी की पेटी बांध के बैठना। देख इधर, dx इज इक्वल टू एस इंटू डी टी हो जाएगा, एस इंटू डी टी हो जाएगा, ये होगा इंटीग्रेशन। ये बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड है। क्या है बेटा? ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ये क्या है बेटा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंटीग्रेशन ऑफ एस इंटू डी टी। अगर आप स्पीड को इंटीग्रेशन कर देंगे ना तो टोटल डिस्टेंस को बता देगा बिना बकैती किए हुए। कोई बकैती की जरूरत नहीं है, कोई बकैती की जरूरत नहीं है। सुनिए ध्यान से, इस dt को उठा के यहां रख देंगे तो स्पीड इंटू dt का इंटीग्रेशन टोटल डिस्टेंस को बता देगा। जस्ट दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस फॉर्मूला। चमका कि नहीं चमका जल्दी बताइएगा प्लीज। चमका कि नहीं चमका जल्दी बताइएगा प्लीज। अगर मैं स्पीड मुझे पता है इंस्टेंटेनियस, वो स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम 2t हो सकता है, 3t हो सकता है, 6t हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस स्पीड को dt के साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल डिस्टेंस बता देगा। चमका कि नहीं चमका जल्दी बता दीजिए प्लीज। दिस इज नथिंग बट अ इंटीग्रेशन
form of this formula, integral form of this formula. This is nothing but a integral form of this formula. That's all, that's all, that's all. Okay साहब, वेलोसिटी क्या होता है? किसी भी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है, स्पीड में ही उसके भागने की डायरेक्शन को चिपका दो तो वेलोसिटी हो जाता है. हाउ फास्ट एंड वेयर. तो इसका डायरेक्शन किसको बताता है? अरे जिधर हम भागे, जिधर जिधर भागने की डायरेक्शन में, भागने की डायरेक्शन में बच्चे वेलोसिटी की डायरेक्शन में भी कंफ्यूज होते हैं. मैं इधर भाग रहा हूं, वेलोसिटी इधर है. मैं इधर भाग रहा हूं, वेलोसिटी इधर है. मैं ऊपर भाग रहा हूं, वेलोसिटी ऊपर है. जिस इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट जिस तरफ भागना चाह रहा है, वेलोसिटी उसकी उसी तरफ होती है. वेलोसिटी उसकी उसी तरफ होती है. चमका ये बात? चलो, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इज कॉल्ड वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इज कॉल्ड वेलोसिटी. तो सर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बताएगा. क्यों नहीं बताएगा? दिस इज नथिंग बट अ रेप्लिका ऑफ इंटीग्रल फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला. स्लोप ऑफ पॉइसन टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी. स्लोप ऑफ पॉइसन टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी. लेकिन ये सारी बात किसके लिए चल रही है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए. मे बी पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो. लेकिन ये पॉजिटिव निगेटिव जीरो ज्यादा कम को नहीं बताता. ये सिर्फ किसके लिए आता है? डायरेक्शन के लिए आता है. पॉजिटिव निगेटिव जीरो सिर्फ डायरेक्शन बताता है. ये एक वेक्टर है. वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम स्पीड कह सकते हैं और हमेशा कह सकते हैं, हर बार कह सकते हैं, जितनी मर्जी चाहे उतनी बार कह सकते हैं. ऑलवेज स्पीड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम स्पीड कहते हैं. स्पीड इज नथिंग बट अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. अब कह सकते हो, ये कह सकते हो, स्पीड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. स्पीड इज नथिंग बट अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू. क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस की बात की है. एवरेज क्या बताता है? एवरेज ये नहीं बताता कि आप कितनी रफ्तार से भाग रहे हैं, कितनी रफ्तार से भाग रहे हैं, ये नहीं बताता. एवरेज स्पीड तो असल में स्पीड होता ही नहीं, ये धोखा है. वो रफ्तार को नहीं बताता. वो बताता है किसी टाइम इंटरवल में. एसिलेशन का डायरेक्शन अलग हो सकता है. एसिलेशन चीज ही अलग है दादा, तो डायरेक्शन अलग ही होगा. सर मेरे पापा का डायरेक्शन किधर होगा? मेरे से अलग हो सकता है क्या? भाई तेरा बाप है, वो कहीं भी जा सकता है. तेरा डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है. एसिलेशन बाप है, वेलोसिटी बेटा है. वेलोसिटी को चेंज करने का काम एसिलरेशन का है, बेटे को चेंज करने का काम बाप का है. अब बाप कहीं भी हो सकता है, बेटा कहीं भी हो सकता है. गजब बात कर रहा है तू. क्या एसिलेशन का डायरेक्शन अलग हो सकता है क्या? अबे वेलोसिटी है वो, ये एसिलरेशन है, दोनों अलग चीजें हैं. गजब बात करता है. एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन. दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड. सर किसी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है उसकी बात हम नहीं करेंगे, नहीं. ये एक टाइम इंटरवल में डिफाइंड होता है. एक टाइम इंटरवल के बीच में हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन इज एवरेज स्पीड. कैसे किया है? डोंट नो. बैठ बैठ के किया है? पता नहीं. दौड़ दौड़ के किया है? पता नहीं. जैसे तैसे कर लिया. तो कितना किया? इतना डिस्टेंस किया और इतना टाइम लगा. यह होता है एवरेज स्पीड. यह होता है एवरेज स्पीड. अब तुम क्या कर रहे थे बीच में इसका मुझे नहीं पता. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. किसी भी चीज के एवरेज निकालने का एक फॉर्मेट होता है. अगर वो टाइम एवरेज निकालना चाहते हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी का इंटीग्रेशन टाइम के साथ डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ टाइम. ये एक फॉर्मेट है. आप एक बॉक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रख के एवरेज निकाल सकते हैं. इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ बॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू डीटी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीटी. आप यहां पे फोर्स रखेंगे, यहां पे फोर्स रख दीजिए, इंस्टेंटेनियस फोर्स रख दीजिए. कौन सा होगा? इंस्टेंटेनियस. किसी भी इंस्टेंटेनियस फिजिकल क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कर दीजिए टाइम के साथ, नीचे इंटीग्रेशन ऑफ टाइम कर दीजिए, उसका एवरेज बता देगा. सर इसमें हम अगर खुद को रख देते तो तेरा एवरेज बता देगा. ये एवरेज ऑफ रामलाल इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रामलाल का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीटी. तेरा एवरेज बता देगा. ये मोमेंटम का एवरेज निकालना, मोमेंटम रख दे, एवरेज मोमेंटम इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस मोमेंटम का इंटीग्रेशन डिवाइडेड इंटीग्रेशन ऑफ डीटी. किसी का भी ये एवरेज निकाल देगा. तो स्पीड का एवरेज कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीटी. और एक्चुअल में ये दोनों फॉर्मूला सेम है. तू तो इतना बुद्धिहीन है, काला अक्षर भैंस बराबर.
तेरे लिए पता नहीं चल रहा। एवरेज स्पीड कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम। सुमित जैन, जोरदार, बहुत बढ़िया पॉइंट बोला है। एवरेज स्पीड कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम, सही बोल रहा है, कैन नॉट डिक्रीज विथ टाइम। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? जल्दी बताओ, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार ये सुमित जायसवाल है ना, फोड़ दिया आज? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? ट्रू। उस्मान कुरैजी, चमकारा सर, इफ वेलोसिटी इज अपोजिट टू द एक्सेलरेशन। यस सर। रॉन्ग, फॉल्स, नो। सुमित फॉल्स, आई थिंक। रॉन्ग, नो, फॉल्स। सुमित ओपी, सुमित बकलोल, ऐसे लिख। गलत है ये, रॉन्ग। चल देख, बताता हूं, सुन। रॉन्ग है ये। मान ले ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट पे जा रहा, मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मीटर 5 सेकेंड में। अब मैं बी से सी पे गया, मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 मीटर अगले 5 सेकेंड में, तो टाइम ज्यादा हुआ। यहां से यहां का एवरेज स्पीड बता सर। 5/5 1 मीटर पर सेकेंड। यहां से यहां का एवरेज स्पीड बता। 6/10 0.6 हो गया कांड। करा ली बेइज्जती, करा लिया बेइज्जती। कोई बात नहीं बेटा, सुमित घबराना मत, तू तो जानता ही है अपन ऐसे ही बेइज्जती करते, कोई दिक्कत नहीं है। सुमित बकलोल, देख ऐसा हो सकता है ना बेटा, डिस्टेंस भी बढ़ रहा, टाइम भी बढ़ रहा, लेकिन डिस्टेंस कम बढ़े और टाइम तो अपने रफ्तार से बढ़ता रहेगा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। एवरेज स्पीड कैन ऑल्सो डिक्रीज विद टाइम। मेरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको एक बार फील करिएगा। अब समझिएगा बेटा, इसको मैं मिटा देता हूं। ये दोनों फॉर्मूला एकदम ही सेम है कि डिफरेंट है? आराम से बताइए, सेम है कि डिफरेंट है? आराम से फील करना इस बात को, आराम से फील करना इस बात को, और मुझे बताओ ये सेम है कि डिफरेंट है। अगर मैं तुम्हें ये सिखा पाया तो आज की क्लास सफल हो जाएगी बेटा। ये सेम है कि डिफरेंट है, बताइए। यस, एग्जैक्टली सेम है, सेम है। कैसे? ये देखो ना, टोटल डिस्टेंस ही होता है इंटीग्रेशन ऑफ एस इंटू डी टी, और टोटल टाइम होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टोटल टाइम होगा, और टोटल डिस्टेंस होता है इंटीग्रेशन ऑफ एस इंटू डी टी, तो सेम है। अब भाई साहब, पहली बार जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं ना, तो क्या बताऊं मैं, मतलब डैश हो जाती है हमारी, डैश 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 हो जाती है हमारी इस चीज को फील कराने में। अरे एक ही बात है यार, देख इधर, टोटल डिस्टेंस जो होता है dx बाई dt बराबर इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। इस dt को उठा के यहां रख देगा और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देगा, तो टोटल डिस्टेंस ही तो है ये। टोटल डिस्टेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड टोटल टाइम को इंटीग्रेशन ऑफ dt लिख सकते हैं। इजी है एकदम, है ना, बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या एवरेज स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी? नहीं। किसी इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम होती है। किसी इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और स्पीड सेम होती है। लेकिन जब हम एवरेज की बात करेंगे तो भाई साहब, एवरेज में तो यहां से घूम के पार्टिकल यहां भी आ सकता है, तो डिस्टेंस ये पूरा होगा और डिस्प्लेसमेंट अलग ही कहानी ये होगी, तो ये अलग अलग हो सकता है। तो इट इज नॉट अ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, बट इट कैन बी अ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इफ बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। बॉडी अगर एक लाइन में चल रहा है, बॉडी अगर एक लाइन में चल रहा है तो यह सही है। बॉडी एक लाइन में चल रहा है, मतलब वो घोड़े का नाल नहीं होता वैसा लगा दिया बॉडी में, और वो एक लाइन पे ऐसे 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 चल रहा है, तो डायरेक्शन अगर चेंज ना हो तो टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होगी, और उसी टाइम इंटरवल के लिए तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर होगा। डन? ये भी आप समझते ही अच्छे से, क्योंकि मैंने एक फॉर्मेट ही बता दिया। किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो, उसका इंटीग्रेशन कर दो टाइम के साथ, डिवाइडेड इंटीग्रेशन ऑफ टाइम कर दो। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बीच में यह रिलेशन होता है। एवरेज स्पीड
एंड एवरेज वेलोसिटी कैन बी इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, क्योंकि एवरेज स्पीड ज्यादा हो सकता है एवरेज वेलोसिटी से। लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो ये हमेशा 1 के बराबर होगा। सर अगर किसी इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी ये होगा। मान लो एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो बहुत छोटे से टाइम में छोटा सा डिस्टेंस जो dx है और डिस्प्लेसमेंट है वो तो सेम ही होगा ना। ये सर्कुलर मोशन में भी थीटा छोटा करके मैंने समझाया था। अगर ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो भी तो ये सही है। सर डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। कूल डाउन। किसी इंस्टेंट पे, सर इंस्टेंट तो लिखा ही नहीं। जब इंस्टेंट ना लिखा हो, कुछ ना लिखा हो, तो इंस्टेंटेनियस ही होता है। इंस्टेंटेनियस ही होता है जब ना लिखा हो तो। किसी इंस्टेंट पे आप ध्यान से देखें, पार्टिकल ऐसे डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो भाई साहब बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में बहुत छोटा सा लेंथ होगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगी। लो कौन है ये? रुक आर्यन मुखर्जी। सर इंस्टेंटेनियस तो नहीं बोला है। वाह बेटा वाह, मैं तो तेरे लिए ताली बजा रहा हूं। तू थोड़ा शर्मा के अपने आप को थप्पड़ मार, तू शर्मा थोड़ा। आर्यन मुखर्जी 10 बार मैंने बोल दिया, जब कुछ ना लिखा होता है तो इंस्टेंटेनियस ही होता है। गधा कहीं का। सुन अब, तो फॉर इक्वल टाइम इंटरवल एवरेज स्पीड सिंपल एवरेज अर्थमेटिक मीन होता है। सारे वेलोसिटी का सम डिवाइडेड बाई एन कर दीजिए, सॉरी सारे स्पीड का सम डिवाइडेड बाई एन कर दीजिए, तो इक्वल टाइम इंटरवल के लिए जो एवरेज स्पीड होता है ऐसा हो जाता है। एंड इक्वल डिस्टेंस इंटरवल के लिए होता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा सा ये रिवाइज करा दिया। क्लियर है बेटा? चल एक्सीलरेशन क्या होता है समझ। तो सुन, बचपन से लेकर के अभी तक तू जैसा भी है, तेरे में जैसे जैसे चेंजेस आए हैं, कभी तूने अच्छा किया है तो पिताजी ने पीठ थपथपाया है, कभी तू गलत डायरेक्शन में जा रहा था तो पिताजी ने गलत डायरेक्शन में जाने से चेंज किया है। तो तुम्हारे में जो मूलभूत परिवर्तन आते रहे हो किसकी वजह से आते रहे? पिताजी की वजह से। तो एक्सीलरेशन है ना, वेलोसिटी का भी बाप है। ये क्या करता है? ये वेलोसिटी को चेंज करता है। ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है, इसका वेलोसिटी से कोई रिलेशन नहीं है। एक्सीलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। सबसे पहले तो ये समझ, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। इसका वेलोसिटी से क्या लेना देना है? वेलोसिटी क्या है इस बात पे एक्सीलरेशन डिपेंड नहीं करता है। सर करता तो है, a बराबर v/t ऐसा लिख भी मत देना, गोली मार दूंगा। एक्सीलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं होता है। क्या होता है तो सुनो, एक्सीलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी में टोटल कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये होता है। तो सर एक्सीलरेशन क्या चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है? नहीं, अभी भी आप गलत है। एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। एक्चुअल में चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है। और एक्सीलरेशन आता कैसे है? फोर्स से। एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होती है हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में होती है। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन निकालने का एक आसान सा फंडा है कि बॉडी की एक्सीलरेशन उधर ही होगी जिधर उसमें फोर्स लग रहा होगा। अब कितना एक्सीलरेशन है यह कैसे पता चलेगा? तो बॉडी की वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है डिवाइडेड बाय गिवन टाइम इंटरवल, इसका रेशियो होता है एक्सीलरेशन। टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन होता है एक्सीलरेशन। अगर मैं टोटल टाइम को बहुत छोटा इंटरवल ले लूं तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, देखिए द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। हाउ फास्ट वेलोसिटी इज चेंजिंग ड्यू टू डायरेक्शन और ड्यू टू स्पीड और ड्यू टू बोथ इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। सुनो, किसी भी बॉडी का एक्सीलरेशन कितना ज्यादा है वो इस बात से पता चलता है कि उसकी वेलोसिटी में कितनी रफ्तार में चेंजेस आ रही है। जैसे मैंने एक एग्जांपल समझाया था झूले वाला, जैसे मेले में जाते हैं तो ये ऐसा झूला लगा होता है ना, वो बोट वाला झूला लगा होता है। अब बोट वाले झूले पे यहां पे आप बैठ जाओ, एकदम कहां पे बैठोगे? कोने में बैठ जाओ, बीच में मत बैठना, कोने में बैठ जाओ। अब जब ये झूल रहा होता है ऐसे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, जब यहां होता है तो ये रेस्ट में होता है, ऑलमोस्ट यहां पे जाकर रुकता है तो इसकी वेलोसिटी होती है 0। लेकिन बहुत तेजी में एक्सीलरेशन की वजह से भागता है। ऐसे चमके, थोड़ा समझना इसको,
तो भाई साहब सबसे ज्यादा फटती कब है, यह बताओ ईमानदारी से। ड्रैगन वाला झूला सबसे ज्यादा फटती कहां है, ए पे कि बी पे? हालांकि आप जानते हैं कि ए पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी इज हाई, और यहां पे वेलोसिटी कम है, यहां पे रेस्ट से चलना शुरू करता है, वेरी लेस। फटती कहां पे बताओ? सर हमारे फटने से और इसमें क्या फर्क है? एक्चुअल में हम किस चीज को फील करते हैं? फोर्स को। और फोर्स डायरेक्टली क्या डिसाइड करता है? ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन। तो बी कैन ओनली फील एक्सीलरेशन। हम सिर्फ एक्सीलरेशन को फील कर सकते हैं, वेलोसिटी को फील नहीं करते। तो हमारी जो फटती है ना, कभी भी याद रखना, जब तुम्हारी फटे ना तो याद रखना तुम्हारी एक्सीलरेशन की वजह से फट रही है, वेलोसिटी की वजह से नहीं फट रही है। किसकी वजह से फट रही तुम्हारी? सर एक्सीलरेशन की वजह से हमारी फटती है। हां, तो तुम्हारी फटेगी कहां बता? ए पे कि बी पे? आरती बदनामी करी सर बी पे। ना बेटा, तुम झूले पे बैठे हो नहीं, बी पे। भाई साहब इनको झूला पे बिठाना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। बी पे। ओ माय गॉड, सबका जवाब बी। नो मैन, नो, यू आर रॉन्ग। बी इज अ रॉन्ग आंसर। तुम्हारी ए पे फटेगी, सॉरी एक मिनट, नहीं बी पे फटेगा, मैंने यहां पे गलती से देख लिया। आई एम सॉरी, यू आर राइट, सॉरी। बी इज अ करेक्ट आंसर, मैंने बी यहां देख लिया गलती से। ए पे नहीं फटेगी बे, ए वाला बकलोल है। ए पे नहीं फटेगी, बी पे फटेगी। हां सही है, क्योंकि वेलोसिटी कितना ज्यादा है ना, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इनर्शिया ऑफ मोशन बताता है। आपको मैं बताऊं, अगर आप एक कार में बैठे हैं और कार की वेलोसिटी 150 किलोमीटर पर आवर है, मान ले बहुत रफ्तार में है, तो तुम्हें अंदर में ना किसी तरह का कोई डर या घबराहट या फटने जैसी चीज तुम्हें महसूस नहीं होगी, कार की रफ्तार चाहे कितनी भी ज्यादा हो। क्योंकि हम जितनी ज्यादा रफ्तार में होते हैं, हमारी बॉडी उसी रफ्तार की इनर्शिया में चला जाता है। वेलोसिटी से तो हम इनर्शिया डिफाइन करते हैं। हम जिस वेलोसिटी में होते हैं लगातार, उस वेलोसिटी के इनर्शिया में हमारी बॉडी चली जाती है और वो उसमें रहना पसंद करती है। बॉडी को एक बार वेलोसिटी दे दे 500 मीटर पर सेकेंड, और उसको बोल तू इसी में रह, बॉडी बोलेगा मैं ठीक है, मैं इसी में रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट हैव प्रॉब्लम। लेकिन बॉडी को प्रॉब्लम तब होती है जब मान ले उसकी वेलोसिटी 0 है, उसकी वेलोसिटी 10 है, उसकी वेलोसिटी 20 है, हालांकि कम है वेलोसिटी, लेकिन यहां से यहां तक जाने में बॉडी को प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसका इनर्शिया ब्रेक होता है। इनर्शिया ब्रेक होता है तो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन होता है तो देख फोर्स होता है। तो यहां पे एक्सीलरेशन होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यू कैन फील कर इस बात को, फील कर इस बात को। तो जैसे झूला यहां पे आता है, अचानक से लगता है अब तो मैं गया। मैं खुद बैठ गया था इस झूले पे, और ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है। दशहरा मेला लगता है कोटा में, सबसे बड़ा है ना, दशहरा ग्राउंड है। तो मैं चला गया झूलने, मैं बैठता नहीं वैसे, लोगों ने बोला नहीं नहीं बैठो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठ गया सच में। और मुझे ना बहला फुसला के यहां बिठा दिया। यहां डिबेट और झूला चलना शुरू किया। अब उस झूले को चलाने वाला, मोटर ऑपरेट करने वाला एक आदमी होता है। अब उसमें हाथ में यह होता है कि वो मोटर को तेज भी कर सकता है और स्लो भी कर सकता है। अब जैसे ही यहां गया, अचानक से इसकी वेलोसिटी में चेंज हुई, बहुत ज्यादा हाई एक्सीलरेशन था, तुरंत से बहुत जल्दी जल्दी वेलोसिटी चेंज होता है यहां पे। मैं चिल्लाने लगा, उसको रो रुक रुक धीरे कर धीरे कर। भाई साहब वो एकदम, मतलब कैसा बताऊं, भयंकर काली घाटी का इंसान लग रहा है, एकदम काला से, आंख लाल। मैं चिल्ला रहा मत धीरे करो, वो और तेज कर रहा। वो बढ़िया, दिन भर वही काम होता है और रात में वैसे ही 6 8 10 बजे के बाद वो सेट होके बैठते एकदम, चाहे आग लगे बस्ती में, हम उनको कोई मस्ती नहीं होता। वो अपना सेट होते हैं और जितना ज्यादा चिल्लाओगे ना उतना ज्यादा तेज कर देते हैं उसको, उतना ज्यादा उसको तेज कर देते हैं। भाई साहब जब उस पे से उतारा तो 5 मिनट तक तो मैं आराम से बैठा, 10 मिनट तक उसको मैं बोल लूं धीरे कर, वो और तेज कर रहा। तो अल्टीमेट गोल हमारा यहां पे पढ़ने का ये, समझने का ये है कि व्हाट आई फील, व्हाट वी फील एक्सीलरेशन। तुमने वो वीडियो देखा होगा कि सर गलती हो गई मेरे से, मैं डैश डैश हूं, दोबारा नहीं आऊंगा,
प्लीज मुझे उतार दो, मैं डैश डैश हूं, उसको किस बात से दिक्कत हो रही थी? उसको दिक्कत हो रही थी एक्सीलरेशन से। जब पैराशूट से नीचे आते हैं ना, तो हम उसमें किसको एंजॉय करते हैं? एक्सीलरेशन को एंजॉय करते हैं। अगर मान लो कि मैं आसमान की बहुत ऊंचाई से तुम्हें कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे लाता रहूं, चाहे तुम एरोप्लेन में हो, कहीं बैठो, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे लाता रहूं, चाहे वो वेलोसिटी कितनी भी हाई होगी ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वेलोसिटी में जैसे हम कूद जाते हैं एरोप्लेन से, तो अचानक से बहुत ज्यादा घबराहट क्यों होता है? क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी वेलोसिटी चेंज होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन है जी के बराबर। तो चलिए यहां पे आइए, तो फिर से यहां पे एक्सीलरेशन दो तरीके से डिफाइंड होगा, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। एवरेज इज नथिंग बट टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। दिस इज कॉल्ड एवरेज एक्सीलरेशन। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डीवी बाई डी टी। वेलोसिटी को dx बाई dt कह सकते हैं, तो पोजीशन का डबल डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन होगा, और v इंटू dv बाई dx भी एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन के तीन फॉर्मूले हमारे पास है, dv बाई dt, वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करो, पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट करो, लेकिन वेलोसिटी अगर x का फंक्शन है तो dv बाई dx इंटू v कर दो। अब बात यह आती है कि एक्सीलरेशन तीन तरह के होते हैं डायरेक्शन के बेसिस पे, सॉरी दो तरह के होते हैं। एक होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट यहां पे जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाऊं तो उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन मिलेगा। यह एक्सीलरेशन क्या करेगा? तो जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल होते हैं तो यह डायरेक्शन चेंज नहीं करता, नो चेंज इन डायरेक्शन। समझिए, यहां पे फील करिए, इस पे सवाल भी पूछेंगे आपसे कि बताओ एक ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन उधर ही है जिधर वेलोसिटी है, तो इसका मोशन कैसा होगा? मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन, मस्ट बी स्ट्रेट लाइन। इसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों होगा स्ट्रेट लाइन? क्योंकि जिधर एक्सीलरेशन है उधर ही वेलोसिटी, तो जिधर एक्सीलरेशन मतलब उधर धक्का लग रहा है, तो इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी। एंगल इज द एंगल थीटा इज बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। क्या आपको यह बात फील आती है? इसको हम टेंजेंशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस पाथ पे ऑब्जेक्ट चल रहा है ना, जिधर भाग रहा है, उसके भागने के डायरेक्शन में उसका पाथ डिफाइन होगा जिधर वेलोसिटी है, और उसी पाथ की तरफ एक्सीलरेशन आ गया, उसके पाथ के टेंजेंट की तरफ, इसीलिए इसको कहते हैं टेंजेंशियल। वो एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी के पैरेलल हो उसको हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहते हैं। अगर एक्सीलरेशन एंटी पैरेलल हो तो एंटी पैरेलल होने की वजह से इसी इंस्टेंट पे अगर मैं बात करूं तो इस इंस्टेंट पे इसका स्पीड क्या होगा? कम होगा। स्पीड क्या होगा? कम होगा। वेलोसिटी आगे, एक्सीलरेशन पीछे, तो स्पीड क्या होगा? कम होगा। यहां पे दोनों के बीच में एंगल है थीटा डिग्री। इस इंस्टेंट पे अभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। एक अमन पॉल बार बार स्पैम कर रहे हैं, सर प्लीज बता दो एवरेज निकालने के लिए अगर क्वांटिटी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही तो क्या होगा? देखो, अगर वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही तो किस पे डिपेंड करेगी? किस पे? सर मे बी पोजीशन पे। तो पोजीशन स्पेस एवरेज वेलोसिटी आएगा। उसका फॉर्मूला ये होता है, अगर आपकी वेलोसिटी ऐसे दी हुई है, वेलोसिटी इज इक्वल टू के एक्स, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो आप लिख सकते हैं v एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। लेकिन सर हमें टाइम के रिस्पेक्ट में ही निकालना है। इफ हमें टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो अगर आपको टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है तो v इज इक्वल टू के एक्स को चेंज करना पड़ेगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में। वी हैव टू चेंज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कैसे करेंगे वो आपकी टेंशन है, आपको करना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है तो उसको टाइम का फंक्शन निकालिए, फिर आप एवरेज स्पीड उसका निकालिएगा v इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अगर नहीं है टाइम का फंक्शन तो निकालना पड़ेगा आपको। समझ में आया कि नहीं आया? आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए सुनिए, इसी इंस्टेंट पे देखो तो नो डायरेक्शन विल चेंज। हां, थोड़ी देर बाद हो सकता है कि इसकी स्पीड कम हो जाए, रुक जाए, फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन इसी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियसली डायरेक्शन विल नॉट चेंज। इंस्टेंटेनियसली डायरेक्शन विल नॉट चेंज। इसी इंस्टेंट पे कह रहा हूं बेटा,
इसी इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। समझ आया? चलो अब इधर देखो, मान लीजिए वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के आगे एक्सीलरेशन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, तो बेटा अगर एक्सीलरेशन मतलब इस तरफ फोर्स लग रहा और ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा, मतलब ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन और उसके फोर्स में 90 डिग्री का एंगल है, तो इस फोर्स का इफेक्ट इसके स्पीड पे कुछ नहीं होगा। इसका जितना स्पीड इस डायरेक्शन में था वो उतना ही रहेगा। हां, इस तरफ ये नया स्पीड डेवलप करना शुरू कर देगा, मतलब ये डायरेक्शन चेंज कर देगा, थोड़ा सा मोशन नीचे डेवलप करेगा, थोड़ा सा मोशन आगे है। इसलिए हम बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन विल चेंज बट इंस्टेंटेनियसली स्पीड विल कांस्टेंट। इंस्टेंटेनियसली स्पीड कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इस एक्सीलरेशन को इस तरफ भगा के ले जाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो 90 डिग्री पे अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल है, तो उस इंस्टेंट पे स्पीड कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। लेकिन सर अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, सही, एक ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन इधर है, ये एक्सीलरेशन क्या करेगा? डायरेक्शन चेंज करेगा, स्पीड इंक्रीज करेगा या स्पीड डिक्रीज करेगा? बताइए, ये क्या करेगा? बताइए, एक बार बताइए क्या करेगा ये। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। क्या करेगा ये बताइए, क्या करेगा ये? क्या करेगा ये एक्सीलरेशन? क्या करेगा? पीयूष मुखर्जी कह रहे हैं कि स्पीड इंक्रीज करेगा। हां, नॉट डिफाइंड, डेटा इनसफिशिएंट, इंक्रीज, बहुत चेंज, बहुत बकलोल है बेटा। जिन बच्चों का जवाब है इंक्रीज, डिक्रीज और बहुत, वो गलत है। जिन बच्चों का जवाब है डेटा इनसफिशिएंट, वो सही है। बेटा मुझे बहुत बुरा लग रहा है, एकदम दिल से बुरा लग रहा है, सच बता रहा हूं, मतलब दिल से दिल रो रहा है मेरा। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया इंक्रीज, डिक्रीज और बहुत, दिल रो रहा है मेरा। एक्सीलरेशन डिसाइड ही नहीं करता कि क्या होगा। एक्सीलरेशन की औकात नहीं है, औकात नहीं है कि वह बता दे कि वो क्या करेगा। तुमने बॉडी पे एक्सीलरेशन देखा और जवाब दे दिया। एक्सीलरेशन की औकात नहीं कि वो बता दे कि वो क्या करेगा। सर एक्सीलरेशन की औकात नहीं, बाप की औकात नहीं है, उसकी औकात नहीं है कि वो बता दे कि वो क्या करेगा। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इसकी वेलोसिटी कहां है। अब 3 फोटो मैं बना लेता हूं इसी एक्सीलरेशन वाला, और सुन अब 4 बनाता हूं, चल 4 बनाता हूं, ले, और देख चारों का आंसर अलग अलग होगा। देख अब मजा आएगा। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर होगी तो स्पीड बढ़ेगा, ले लूटा। अगर स्पीड इधर होगी, वेलोसिटी इधर होगी, तो स्पीड घटेगा। अगर इधर होगी वेलोसिटी 90 डिग्री पे, तो डायरेक्शन चेंज होगा। इसी इंस्टेंट की बात कर रहा हूं। और अगर इधर होगा तो बोथ विल चेंज, बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन विल चेंज, डायरेक्शन विल चेंज। अब बोल, 4 आंसर हो गए उसी एक्सीलरेशन के, 4 आंसर हो गए उसी एक्सीलरेशन के। किडनी से बुरा लग रहा है और क्या बकलोली वाले जवाब देते हो यार। समझ आए ये बात? ये होगा, फोटो बनाओ अच्छे से, एकदम बनाओ फोटो। अब रिटार्डेशन क्या होता है? मैं बड़ा परेशान, बहुत परेशान भैया, बहुत परेशान कि इस सर ने बताया है कि निगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। भाई मेरे, रिटार्डेशन का उद्देश्य ही अलग है डिफाइन करने का। क्या होता है रिटार्डेशन? रिटार्डेशन इज नथिंग बट अ एक्सीलरेशन का ही एक टाइप है। एक्सीलरेशन विच इज opposite to the motion of object, opposite to the direction of motion, direction of velocity, motion मतलब velocity, opposite to the direction of velocity। ये निगेटिव एक्सीलरेशन डज नॉट मीन रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन नहीं कहते हैं। रिटार्डेशन वो चीज होता है जो ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर दे, उसकी स्पीड कम कर दे।
अब ईमानदारी से बताओ ऑब्जेक्ट की स्पीड होती कब कम है, कब ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो जाती है? मान लो ऑब्जेक्ट ये रहा, इधर भाग रहा है, इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव बोलते हो तो पीछे की डायरेक्शन को निगेटिव बोलोगे तो इसकी वेलोसिटी क्या है? निगेटिव। और इधर ही मैंने एक्सीलरेशन दे दिया, इधर ही धक्का मारा, तो ये एक्सीलरेशन क्या करेगा? ईमानदारी से सोच के बताओ सर। निगेटिव एक्सीलरेशन है, हाँ, क्या करेगा? स्पीड बढ़ाएगा, स्पीड बढ़ा देगा। ये रिटार्डेशन नहीं है। दिस निगेटिव एक्सीलरेशन इज नॉट रिटार्डेशन। चमका कि नहीं चमका बताओ? लेकिन सर हमारे सर ने तो बताया था, सर हमने किताबों में भी पढ़ा है, तो रामलाल टाइप किताबों में आपने पढ़ा है। और बाय डिफॉल्ट ये हम यूज इसलिए कर लेते हैं ना कि जब कुछ भी ना दिया हो तो वेलोसिटी को हम पॉजिटिव में मानते हैं, और वहां पे अगर एक्सीलरेशन निगेटिव दी हुई है तो वेलोसिटी आगे, एक्सीलरेशन पीछे, तो रिटार्डेशन हो जाता है। लेकिन वो केस है एक, इसको हम रिटार्डेशन नहीं कह सकते। बताइए समझ आया कि नहीं आया? ठीक है भाई साहब। अब हमने तीन चीजें पढ़ी है, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। अगर मुझे पोजीशन से वेलोसिटी की तरफ जाना है तो इसको हमें करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। अगर वेलोसिटी से एक्सीलरेशन की तरफ जाना है तो करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। तो आगे जाने के लिए हम करते हैं डिफरेंशिएशन और पीछे आने के लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन। याद रखिएगा, आगे जाने के लिए हम करते हैं डिफरेंशिएशन, पीछे आने के लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन। लेकिन डिफरेंशिएशन एक इंस्टेंट पे होता है। भाई साहब मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे खुद ही मजा आ रहा है, क्या जोरदार बातें मैं बोल रहा हूं। डिफरेंशिएशन एक इंस्टेंट पे होता है, इसीलिए इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन वेलोसिटी देगा। लेकिन इंटीग्रेशन एक लिमिट में होता है, इसीलिए एक लिमिट में डिफाइन करेगा वेलोसिटी को। एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं बताता, क्योंकि इंटीग्रेशन लिमिट में होता है, इंटीग्रेशन इंटरवल में होता है, इसलिए चेंज इन वेलोसिटी बताता है। इसीलिए यह चेंज इन वेलोसिटी बताता है। सुनो अच्छे से, कितनी जोरदार चीज समझ आ रही यहां पे पूरा माइंड मैप से। हम पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन एक इंस्टेंट में होता है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा। हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन मिलेगा। और सर एक्सीलरेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो नाली मिलेगा, नाली, आगे कुछ नहीं होता। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर एक्सीलरेशन दिया है, डिफरेंशिएट कर दे का? सर एक्सीलरेशन दिया, डिफरेंशिएट कर दे का? कर दे ना, कर दे, मैं मना कहां कर रहा हूं, कर दे। अब एक्सीलरेशन को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन लिमिट में होता है, एक टाइम इंटरवल में होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी बताएगा। और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन पोजीशन को, डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, चेंज इन पोजीशन को बताएगा, चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? नाली मिलेगा, नाली में गिर जाएंगे। समझ आया? ये बात समझ में आया? अब सुनो, काइनेमेटिक्स के सवाल को हम सॉल्व कैसे करते हैं वो किन बातों पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है एक्सीलरेशन के नेचर पे। अगर ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्सीलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट को ही यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट, इसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि कांस्टेंट है ना, हर इंस्टेंट पे वही चीज है, तो एवरेज निकालोगे तो वही आएगा। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी होगी वेरिएबल। यहां पे ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बताएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करके निकालते हैं। अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल है तो यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगी, सो इक्वेशन ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड। तो यहां पे हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करके ही चीजों को निकालना पड़ेगा। कौन सा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन? ये वाला बे, ये वाला जो भी सिखाया है, ये वाला जो भी सिखाया है। समझ में आया? तो सवाल पढ़ने के बाद हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल। ये कैसे पता चलती है? तो ये पता चलती है सवाल पढ़ के, डायरेक्ट दिया भी होता है कई बार, या फिर उसका एक जोरदार एमआर स्टार मैंने बताया था आपको कि अगर पोजीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का होल स्क्वायर है, सीधा सीधा फंक्शन में, तो बच्चा कहता है सर अगर ऐसा हो तो x इज इक्वल टू साइन टी स्क्वायर हो तो मैंने सिनोसाइडल फंक्शन थोड़ी ना बोला है, यहां पे एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर पोजीशन के फंक्शन में x बराबर टी स्क्वायर है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी है, देखो अगर x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करो तो पक्की बात है वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टी आ जाएगा, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा।
और वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर ऐसा है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। अरे ऐसा तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने के लिए क्या, कई बार तो सवाल ही पूछ लेते हैं, बताइए एक्सीलरेशन कैसा है, एक्सीलरेशन कैसा है। तो अगर ये तीन चीजें कहीं आपको दिख रहा है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो एक्सीलरेशन वेरिएबल है। क्या है एक्सीलरेशन, वेरिएबल है। इक्वेशन ऑफ मोशन में सारे फिजिकल क्वांटिटी टाइम के अलावा सब वेक्टर होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन से हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। हां, अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर है, बॉडी एक ही लाइन में चल रही है तो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन में ये बेटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, याद रखिएगा। ये एक्सीलरेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है। एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस में हम लिख सकते हैं इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। एवरेज वेलोसिटी इन अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये सिंपल हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। इसीलिए कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस में भी टोटल डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 बाई 2 इंटू टी। इस nth होता है u प्लस हाफ 2n-1, ये किसी भी nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट को बताता है। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। बेटा मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई मोशन रेस्ट से और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से स्टार्ट हुआ है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें लिखी है मैंने, रेस्ट से और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से स्टार्ट हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो बेटा रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अब कौन से टाइम इंटरवल में निकाल रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड, मतलब टोटल टाइम इंटरवल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, टोटल टी टाइम में, टोटल 2t टाइम में, टोटल 3 टाइम में, इसका रेशियो होता है 1:4x:9x। इसको कह सकते हो आप नेचुरल नंबर के होल स्क्वायर का रेशियो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, राइट। हाफ ए आएगा यहां पे, a/2, 9 नहीं हो, a है, ठीक है बेटा। अगर मैं आपका पूछूं फर्स्ट सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट होता है, देखो यहां पे टाइम इंटरवल में देखता हूं 0, 1, 2, 3, तो बेटा यहां पे फर्स्ट सेकेंड का मतलब ये है, ये वाला, दूसरे सेकेंड का मतलब ये है 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में, तीसरे सेकेंड का मतलब ये थर्ड सेकेंड है, ये सेकेंड है और ये फर्स्ट सेकेंड है। ये टोटल 2 सेकेंड का हुआ, ये टोटल 3 सेकेंड का हुआ, 3 सेकेंड का, ये 2 सेकेंड का, समझ रहे हैं आप। ये 1 सेकेंड का है, ये टोटल 2 सेकेंड का, ये टोटल 3 सेकेंड का। तो अगर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड पूछो तो इसका रेशियो होता है 1:4x:9x। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का पूछो तो ये होगा x:3x:5x:7x। क्लियर है क्या। फर्स्ट टी सेकेंड में और नेक्स्ट टी सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होता है x:3x, यही वाला रेशियो। ये फर्स्ट सेकेंड और पहले सेकेंड और दूसरे सेकेंड का है। इसको किसी भी टाइम इंटरवल टी के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। पहले टी में अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है x मीटर, तो नेक्स्ट टी में कितना चलेगा, नेक्स्ट टी में 3x चलेगा। फील करिए इस बात की, किसी भी टाइम इंटरवल के लिए सही होता है, ये किसी भी टाइम इंटरवल के लिए सही होता है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जर्नी स्टार्ट किया है, रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जर्नी स्टार्ट किया है, अरे क्वेश्चन बहुत ताबड़तोड़ होगा, रुक तो जा सही, तो रिवाइज तो करा दूं। रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जर्नी स्टार्ट किया है, तो पहले से सेकंड, दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होता है, सॉरी टाइम का जो रेशियो होता है, 1:√2-1, √3 - √2, √4 - √2, इसको याद रखना है। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है u²/2a। रेस्ट टू रेस्ट के जर्नी के लिए हम लिखते हैं याद है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से चल के रेस्ट तक जा रहा है तो पहले वो एक्सीलरेट होगा, फिर रिटार्ड होगा। तो एक्सीलरेशन इंटू एक्सीलरेशन का टाइम बराबर रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन के टाइम के बराबर होता है। सारे फॉर्मूले एक जगह मैंने लिख दिए हैं। चलिए मोशन अंडर ग्रेविटी अपन बाद में रिवाइज करते हैं, अपन आते हैं फटाफट असाइनमेंट की तरफ। बेटा रिवाइज कराना भी बहुत जरूरी है। चलिए असाइनमेंट की तरफ आते हैं। अपने अपने कॉपी में असाइनमेंट आप निकाल लें, सब लोग को असाइनमेंट मिल गया है, हो सकता है यहां पे विजिबल ना हो, हम फटाफट असाइनमेंट सॉल्व करते चलते हैं। चेंज इन पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। अब फटाफट देखिए, पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अलोंग आर्क ऑफ रेडियस ऑफ 1 मीटर, देन दैट सबटेंडेड एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। डिस्टेंस होता है सिंपल r थीटा, रेडियस है 1 मीटर और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2π/3, तो 2π/3 हो जाएगा मीटर, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका r sin θ/2, 2r sin θ/2।
डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 2r sin थीटा बाई 2, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। बताइए इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत? 2r sin थीटा बाई 2 ये मैंने बताया है, इंपॉर्टेंट है बेटा। एक दूसरा सवाल, मैथ का सवाल दे दिया मैंने। बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर है ये, याद रखिएगा। बी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 35% मोर देन बॉडी ए। सॉल्यूशन में जानबूझ के मैंने ट्रेडिशनल सॉल्यूशन दिया था, लेकिन यहां पे बहुत अच्छे से आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि बी 35% ज्यादा है, मतलब 135% है। 135% में 135% ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी। यहां से 135% को 100 से डिवाइड कर दीजिए। हां, क्लियर नहीं है तो आपके पास है ना असाइनमेंट, वहां से देखिए ना बेटा। तो ये हो जाएगा 135 बटा 100 एंड वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगा 40 इंटू 18 बटा 5, सॉरी 5 बटा 18। क्या आपको यह बात फील आया? क्या आपको यह बात फील आया? इस आंसर हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको यह बात फील आया कि ये किलोमीटर पर आवर में, लेकिन आंसर मीटर पर सेकेंड में? तो 5/18 से हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आया? नेक्स्ट देखिए, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम एज शोन इन अ ग्राफ, देन रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड ओवर अ पीरियड ऑफ 8 सेकेंड। देखिए, एवरेज स्पीड की जब सवाल हो तो सीधा सीधा आप जाएंगे, सबसे पहले एवरेज स्पीड लिखेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। अब यह मत देखो कि सर ग्राफ से कैसे निकाले, ग्राफ को मार गोली। एवरेज स्पीड का मतलब क्या, उसके पास जा। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस। अब ग्राफ देख कौन सा है, ग्राफ है पोजीशन वर्सेस टाइम का। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? एक्चुअल पाथ लेंथ। ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया है तो पाथ लेंथ कितना चला है? देखो बेटा, यहां से यहां तक लेंथ है वाई एक्सिस का 12 मीटर। इस पाथ का वाईएथ प्रोजेक्शन ही डिस्टेंस को बताएगा। 12 मीटर, यहां से यहां गए कांस्टेंट, यहां से यहां गए 12, तो 24 मीटर। तो 24 बटा 8 ये हो जाएगा आपका 3 मीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछा कि स्पीड एग्जैक्टली एट अ 6.5, तो 6.5 मतलब कहीं यहां पे होगा। तो इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा ग्राफ का वो यहां से यहां तक कांस्टेंट है। तो इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 12, बेस हो जाएगा आपका 5 से 8 तक 3, तो 12 बटा 3 ये हो जाएगा आपका 4। एवरेज बटा इंस्टेंटेनियस पूछा है तो 3 बटा 4 फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 24 सेंटीमीटर चला है। हां बेटा, 24 सेंटीमीटर चला है। तो इस ग्राफ में टोटल डिस्टेंस कितना चला वो तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट से पता चलेगा। यहां से यहां तक 12 चला, यहां से यहां तक 12 पे ही इसका पोजीशन वेक्टर है, और फिर 12 से इधर आ गया, तो ये 12 मीटर चला, ये 12 मीटर चला। इस ग्राफ का जो ये लाइन है ना, ये क्या बताता है, बताना जरा, ये क्या बताता है? इस लाइन का लेंथ क्या बताता है? लाइन का लेंथ क्या बताता है ये बता। लाइन का लेंथ क्या बताता है ये बता। लाइन का लेंथ क्या बताता है ये बता। ठीक है, चल इस ग्राफ के लाइन का लेंथ क्या बताएगा ये बता। लेंथ, ग्राफ का लेंथ, इस ग्राफ का जो लाइन बना इसका लेंथ क्या बताएगा? आनंदम विश्वा कह रहे हैं कि डिस्टेंस बताएगा। माफ करना बेटा, माफ करना, डिस्टेंस बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अगर मैंने ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया, ये तो इस ग्राफ का जो लेंथ होगा एक्चुअल में कुछ भी नहीं बताएगा, कुछ भी नहीं बताएगा। पोजीशन, वेलोसिटी, स्लोप सब बता दिया भाई। मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा सच में यार। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पोजीशन, स्लोप, वेलोसिटी, यही पढ़ाया मैंने, यही पढ़ाया मैंने। इस ग्राफ का एक्चुअल में लेंथ कुछ नहीं बताएगा। इस ग्राफ के लेंथ का एक्स कंपोनेंट, यहां इसका, इस ग्राफ का लेंथ का एक्स कंपोनेंट यहां से यहां तक होगा, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और इस ग्राफ का वर्टिकल लेंथ यहां से यहां तक,
ये आपका चेंज इन पोजीशन, मतलब यहां से यहां तक लेंथ, चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इस ग्राफ का स्लोप, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, चेंज इन y बटा चेंज इन x। स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा होता है चेंज इन y बटा चेंज इन x। y पे क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट और x पे क्या है आपका टाइम। देखिए ना, बोला ना x टाइम को बताएगा, y डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाता है वेलोसिटी। तो इस ग्राफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल बटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रेशियो, इस ग्राफ में यहां से जब हम यहां गए तो इस ग्राफ का वाईएथ कंपोनेंट कितना है बटा एक्स कंपोनेंट कितना है, इसका रेशियो वेलोसिटी को बताएगा, मतलब स्लोप वेलोसिटी को बताएगा। इस ग्राफ का लेंथ डैश बताएगा। भाई क्या मतलब तुमने मुझे डिमोटिवेट कर दिया, ये जवाब देके भयंकर डिमोटिवेट कर दिया भाई साहब। मैंने 50 बार ये फील कराया था, अगर ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताएगा तो एक बात काम करते हैं, चल एक काम करते हैं, ये है तेरा पोजीशन और ये है तेरा टाइम। अब मुझे ये बता किसने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, ए ने या बी ने। ये ए है और ये बी है, किसने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ए ने या बी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, जूता मारूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, तू बताएगा मुझे क्या करना है, गजोधर कहीं का। आई डोंट टेक सजेशंस, मैंने बोला है ना, जो पूछू उसका जवाब दे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, पहले वाला क्वेश्चन पूछिए, जूता मारूंगा निकाल के, मुंह उठा के आ जाते हो बैगन की शकल के। बी का ज्यादा होगा, हां ए का ज्यादा होगा, पारुल। क्या पढ़ाऊं मैं यार, क्यों पढ़ाऊं, सेम डिस्प्लेसमेंट है दोनों का। पता नहीं यार, मैं ना थोड़ा ज्यादा इमोशनल हूं। मैं चाहता हूं सब सीख जाए, लेकिन सबको कैसे सिखा पाऊंगा, सब थोड़ी ना सीख पाएगा, सब तो डैश है ना, सब थोड़ी ना डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन पता नहीं, मुझे उम्मीद सबसे होता है, एकदम चोमू से चोमू बैठा है ना, जो फिजिक्स का पी नहीं जानता उससे उम्मीद करता हूं कि सही जवाब दे। कैसे हो पाएगा? देखो इस ग्राफ का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है सर, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल प्रोजेक्शन यहां से यहां तक होगा, और इसका भी वर्टिकल प्रोजेक्शन होगा। यहां पे जब कोऑर्डिनेट लिखोगे ना बेटा, तो x, y जब लिखोगे तो x में टाइम है और y में पोजीशन है, तो टाइम होगा कुछ t1, पोजीशन होगा y1। यहां पे जाओगे तो टाइम होगा t2, लेकिन पोजीशन तो y1 ही होगा ना, इसका वाईथ कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है और वाईथ कोऑर्डिनेट पे आपने पोजीशन रखा था, तो दोनों का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, दोनों का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, लेकिन दोनों ने टाइम अलग अलग लिया है। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, होता है, होता है। एक बच्चा अगर इंस्टेंटेनियस समझ नहीं आया, देखो बेटा ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताएगा, तो स्लोप यहां पे निकालना है आपको 6.5 में, तो यहां पे स्लोप, यहां पे हर जगह स्लोप तो सेम ही होगा, इस लाइन का स्लोप, तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर 12, बेस 5 से 8 तक 3, ये बेस 3 है, तो 12 बटा 3 ये हो जाएगा आपका 4। चलो इधर देखो, बुलेट इंटर्स इनटू स्लैब ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर with velocity 200 meter per second. Inside the slab, retardation of the bullet assumed to be constant. Its velocity decreases by 20% till it crosses the slab. Time taken by the bullet to cover the slab nearly equal to. इसको टाइम कितना लगा है, इसको टाइम कितना लगा है। तुम्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा ना, एक चीज देख, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी तुम्हें पता है 20% कम होगा, तो 80% बच जाएगा बस। तो 80% मतलब 80/100 ऑफ वी स्क्वायर, 80/100 ऑफ वी स्क्वायर, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, सीधी सीधी बात है। 20% कोई चीज डिक्रीज हो जाती है तो कितनी बचती है, 80%, माइनस इनिशियल वेलोसिटी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एस दिया हुआ है, एसआई यूनिट में रख के एक्सीलरेशन निकाल लो, और बेटा एक्सीलरेशन एक बार आ जाएगा तो आसान है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये मजदूरी बताया मैंने, ये मैंने मजदूरी बताया, लेकिन मैं तुम्हें मजदूरी ही बताऊंगा, तुम इसी के लायक हो, पहले इससे सीख लो एक बार। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस,
where x in a meter and t in a second, displacement of the particle till the moment when the acceleration becomes 0. तो यहां पे सबसे पहले एक्सेलरेशन 0 पुट करो. क्या पुट करो? एक्सेलरेशन 0 पुट करो. एक्सेलरेशन कब 0 हो रहा है ये पता करो. तो टी क्यूब माइनस 6t² प्लस 24t प्लस 14. तो वेलोसिटी निकालोगे तो ये आ जाएगा बेटा 3t² माइनस 12t प्लस 24. एक्सेलरेशन निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 6t माइनस 12 प्लस 0. तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. तो 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 0 है. अब डिस्प्लेसमेंट सीधा पोजीशन में 2 सेकेंड रख के नहीं आएगा. पहले आप पोजीशन निकालिए t इज इक्वल टू 2 पे, फिर पोजीशन निकालिए आप t इज इक्वल टू 0 पे. चेंज इन पोजीशन आपका डिस्प्लेसमेंट बताएगा. कई बार बच्चे यहां पे क्या गलती करते हैं, कि वो ये तो निकाल लेते कि एक्सेलरेशन 0 कब होगा. फिर उसके बाद क्या करते हैं कि 2 सेकेंड पुट करके सीधा x निकाल लेते हैं. x थोड़ी ना डिस्प्लेसमेंट है. आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन. तो 2 सेकेंड के इंटरवल में कितना पोजीशन चेंज हुआ है वो आपको निकालना है. समझ में आ गया ये बात. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. 6 ही सवाल था इस पे. पार्टिकल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर एंड ट्रेवलर रिटार्डेशन एक्सीलरेशन इतना. 1 मिनट रुक जाइए, एक सवाल और है, हम अगले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं इसको. चलिए अगले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं. वो पेज पूरा सेव हो गया बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो पेज पूरा सेव है. एक लास्ट सवाल है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है ये. अब सारे सवाल हमें सॉल्व करने भी नहीं चाहिए, आपने किया भी होगा. बताइए छठे सवाल का जवाब बताइए. क्या इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा? नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपका -2t. देखिए बेटा एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है, और वेरिएबल एक्सेलरेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते. आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ही यूज करना पड़ेगा. आपको क्या यूज करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन. क्या यूज करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन. ये आपको यूज करके ही निकालना पड़ेगा. इसका जवाब बताइए क्या होगा? 3 सेकेंड. आपको इतना समझ में आया कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा? इतना समझ में आ गया? बहुत है. इतना समझ में आ गया? बहुत है. क्या आंसर बोल रहे हैं आप? सेकंड. हाँ 3 सेकंड सेकंड आंसर. ये ठीक है, ठीक है सर. कम टू ओडिशा देख लो, ये अलग ही नशे में है, अलग ही नशे में एकदम. यहां देख, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम एंड सोन इन फिगर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. अब यहां पे चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे, ये एक डॉटेड लाइन दिया हुआ है, ग्राफ पढ़ के जवाब देना है. तो यह आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी 20/4 5 आंसर आएगा इसका. तो बहुत इजी सवाल था. 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बताइए क्या होगा इसका आंसर? बी आंसर होगा. बी आंसर होगा. कैसे बे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन ही तो है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 मैं बताता हूं आपको. 8 बढ़िया सवाल है. पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन एट t1. किसी टाइम t1 पे इसकी वेलोसिटी है v1 एंड एट t2. अब यहां पे कोई इंस्टेंटेनियस टाइम t2 हो रहा है, उसकी वेलोसिटी यहां पे v2. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t1 टू t2. तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बेटा अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता है, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी पता है, तो आप डिस्प्लेसमेंट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. मैंने आपको बताया है कि आप एवरेज वेलोसिटी लिख लीजिए v1 प्लस v2/2 इंटू टोटल टाइम. अब यहां से तक टाइम कितना लगा है? टाइम लगा t2 माइनस t1. टाइम इंटरवल यहां से यहां तक का कितना है? तो टाइम गैप है t2 माइनस t1. तो आपका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, हाफ v1 प्लस v2 डिवाइडेड इंटू t1 माइनस t2. इन टर्म्स ऑफ फाइनल वेलोसिटी v, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है एंड टाइम t, डिस्प्लेसमेंट कैन बी गिवन है. बढ़िया सवाल है. फाइनल वेलोसिटी v के टर्म्स में. जूम क्यों कर दीजिए बेटा, आपके पास असाइनमेंट होगा ना. असाइनमेंट मैंने दिलवा दिया था, आपको होना चाहिए. एक्चुअल में होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ये डिस्प्लेसमेंट होता है किसी t टाइम का. अगर इनिशियल वेलोसिटी आपका u है, t इज इक्वल टू 0 पे, और फाइनल वेलोसिटी v हो गया टाइम t पे, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन होता है. लेकिन हमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है. अरे जूम कहां कर दूं, दूसरे फोन में देख लेना, असाइनमेंट भेजा था ना. अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका है, फाइनल वेलोसिटी के टर्म्स में लिखो v बराबर u प्लस एटी. यही लिखोगे, हाँ टाइम t. तो u बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस एटी.
तो u बराबर v माइनस एटी इसमें पुट कर दो, तो ये होगा v माइनस एटी, तो ये हो जाएगा vt। देखो ना बेटा, v माइनस एटी पुट करोगे तो t से मल्टी vt माइनस एटी स्क्वायर प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो बेटा ये हो जाएगा vt, और माइनस एटी स्क्वायर में से हाफ एटी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस हाफ एटी स्क्वायर आ जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है। तो अगर आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन पता है, तो टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। At t is equal to 0, velocity of the particle 0, but acceleration 10 meter per second square. Acceleration decreases at a constant rate 1 meter per second cube. It becomes 0. Maximum velocity attained by the particle is. ये सवाल हमें करना है, ठीक है ना। अब सुनो, कह रहा है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज इन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड क्यूब। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, ये आपसे पूछा है। बेटा एक्चुअल में क्या हो गया, एक्चुअल में क्या हो कि बहुत जल्दी जल्दी में आज हमने डिसाइड किया, असाइनमेंट बनाया, आपको दिया, फिर आज सोचा क्लास ले लेते हैं, कल छुट्टी होगी, तो मैं पीपीटी नहीं बनवा पाया, नहीं तो मैं सब सारे सवाल को स्लाइड के फॉर्म में भी बनवा लेता, स्लाइड के फॉर्म में बनवा लेता तो कोई दिक्कत नहीं आती। एक जोरदार सवाल है, रेट ऑफ चेंज इन एक्सीलरेशन दिया हुआ है, तो इसको तुम आसानी से करना चाहते हो या एमआर स्टार लगा करना चाहते हो, ये बताओ। नहीं, बात दोनों एक ही होगी, मुश्किल है। मजदूरी से करना चाहते हो कि एमआर स्टार लगा करोगे, तो मैं तुम्हें एमआर स्टार लगा के समझाता हूं। देखो, ये डी ए बराबर क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ डी टी, -1 है, मैग्नीट्यूड तो -1 है, डी टी यहां हो जाएगा। जब इंटीग्रेशन कर दोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे बेटा, तो एक्सीलरेशन पहले था 10 और बाद में हो गया है 0, पहले टाइम 0 और टाइम t। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि एक्सीलरेशन कितने देर में 0 हो जाएगा, बस ये देखना चाहता हूं एक्सीलरेशन कितने देर में 0 हो जाएगा, या मैं ये देखता हूं, चलो 0 टाइम पे एक्सीलरेशन था 10, किसी t टाइम पे एक्सीलरेशन कितना होगा, ये हम निकाल लेते हैं। तो डी का इंटीग्रेशन होगा सिंपल ए, लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा a माइनस 10 इज इक्वल टू सिंपल माइनस टी। तो a बराबर आ जाएगा आपका 10 माइनस टी, ठीक है। अब बताइए कितने टाइम पे एक्सीलरेशन 0 होगा, तो एक्सीलरेशन को 0 रख दीजिए, टाइम व्हेन एक्सीलरेशन इज 0, टाइम व्हेन एक्सीलरेशन इज 0, ये निकालिए, तो t बराबर आ जाएगा 10 सेकेंड। अब यहां तक तो आसान काम था। अब आपसे पूछा है कि जब एक्सीलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कितनी होगी। तो एक तो खतरनाक इंटीग्रेशन से होगा और एक ग्राफ से आसानी से हो जाएगा। कैसे, अगर मैं बेटा a वर्सेस t का ग्राफ बना लूं, जो कि बड़ा बनाना आसान है। कैसे, तो सर a और t का ग्राफ पूछा है और a और t का रिलेशन दिया हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से ग्राफ बना लेंगे। कैसा ग्राफ होगा बोलो, सर ऐसा ग्राफ होगा, स्लोप निगेटिव, इंटरसेप्ट 10 पॉजिटिव। वो टाइम बताइए जब एक्सीलरेशन 0 होगा, सर ये 10 होगा। t बराबर 10 सेकेंड पे तो वर्टिकल एक्सीलरेशन 0 हो गया, हाँ, तो फिर इसका एरिया निकाल लो, ये तो चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो एरिया हो जाएगा आपका हाफ इंटू हाइट 10 बेस 10 50 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। हालांकि मैंने हिंट में बहुत ही बेकार तरह का सॉल्यूशन दिया था, जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए। ये आंसर हो जाएगा। अब जब इंटीग्रेशन से निकालने जाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन ये आंसर आ गया 50 मीटर पर सेकेंड, दैट्स ऑल। बड़ा आसान है, बहुत आसान है। इसी तरह का एक सवाल होता है, हालांकि हम ये कर लेते हैं पहले। 11 तो बहुत आसान है, एक्सीलरेशन कितने भी मास का ऑब्जेक्ट हो, एक्सीलरेशन तो यही होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। अ कार स्टार्ट्स विथ constant acceleration 1 meter per second square for the some time, attain maximum velocity and then retards at a constant rate, finally comes to a rest after covering the total distance in the meter, then during which it is accelerated। 12 नंबर सवाल बढ़िया है, 12 नंबर सवाल बढ़िया है। कैसे करेंगे, तो 12 नंबर सवाल का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखिए। जब भी जर्नी रेस्ट से रेस्ट तक हो, कहां से कहां तक हो, रेस्ट से रेस्ट तक हो,
एसिलेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो नाली में जाएंगे ना। कौन है बेटा? अमन पाउल। बेटा तुम मेरा नंबर ले लो, मेरे से पर्सनली बात करना, तुम्हें बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है। कौन से बैच में हो तुम ये बताओ? अमन पाउल, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपना बैच बताइए। आप मेरे से नहीं पढ़े हैं, पक्की बात है, आप नहीं पढ़े हैं मेरे से, अब बकलोली कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक बात बताओ, एसिलरेशन का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पीछे आते हैं ना, वे आगे थोड़ी ना जाते हैं। अमन पाउल लेकिन 2.0, तो बेटा आप पढ़िए थोड़ा ज़्यादा, आपको जरूरत है थोड़ा पढ़ने की अभी। आप फालतू बकवास सवाल मत पूछिए। एसिलरेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं तब हम नाली में जाते हैं, आगे जाते तो डिफरेंशिएशन करते हैं, पीछे आते तो इंटीग्रेशन करते हैं। अब बहुत बकवास सवाल पूछ रहे हैं। चलिए देखिए, जब भी रेस्ट टू रेस्ट का जर्नी हो तो पक्की बात है आपको एक एसिलरेशन दिया होगा ए अल्फा, और किसी t1 टाइम तक एसिलरेट होगा। फिर आपको रिटार्डेशन दिया होगा बीटा, और वो किसी t2 टाइम तक रिटार्ड होकर फाइनली रुक जाएगा। तो इस तरह के सवाल में टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने का सिंपल तरीका होता है हाफ अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, ये तरीका होता है। अब इन सारी चीजें आपको दी हुई है, आप टोटल टाइम एक बार निकाल लीजिए, है ना। सारी चीजें दी हुई है। 12 नंबर सॉल्यूशन देखिए तो, स्टार्ट विथ एसिलेशन दिया हुआ है, टाइम आफ्टर वी अटेन वेलोसिटी एंड देन इट रिटार्ड्स विथ इतना, फाइनली कम्स टू रेट आफ्टर कवरिंग टोटल डिस्टेंस इतना, टाइम ड्यूरिंग विच इट इज एसिलरेटेड। ठीक है, तो टोटल टाइम यहां से आप निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा और एस आपको दिया हुआ है। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। अब बेटा एसिलरेशन इंटू एसिलरेशन का टाइम बराबर रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन का टाइम होता है। तो T1 और T2 में रिलेशन आपका आ जाएगा एक यहां से, हाँ आ जाएगा, और T1 प्लस T2 होता है टोटल टाइम, वो टोटल टाइम आप निकाल चुके हैं। तो क्या आप T1 आसानी से यहां से निकाल सकते हैं? हाँ, बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या ये समझ में आया? रेस्ट टू रेस्ट का ही सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 रेस्ट टू रेस्ट का ही सवाल है। इस तरीके से आप सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल है, लेंदी है, लेकिन करना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एसिलेशन फॉर सम टाइम इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी एंड देन रिटार्ड्स विथ अ कांस्टेंट रेट, फाइनली कम टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग अ 600 मीटर डिस्टेंस, द टाइम ड्यूरिंग विच इज एसिलरेटेड। तो जिस टाइम तक मोशन हुआ है ना, वो टोटल टाइम हम यहां पे टी लेते हैं, टोटल टाइम ऑफ जर्नी। ये टोटल टाइम ऑफ जर्नी, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, जहां रेस्ट टू रेस्ट का सवाल हो ये लगा देंगे। लेकिन आपसे पूछा कि एसिलेशन कितने देर तक हुआ है, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी का हमने निकाल लिया। एसिलेशन का टाइम प्लस रिटार्डेशन का टाइम बराबर टोटल टाइम ऑफ जर्नी। एसिलरेशन हमें दिया है तो एसिलेशन इंटू एसिलेशन का टाइम बराबर रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन का टाइम होता है। अल्फा बीटा हमें पता है, तो T1 T2 के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा, और T1 प्लस T2 यहां पे T हमें पता है, तो दो इक्वेशन आएंगे, यहां से आप T1 निकाल सकते हैं। सर वहां पे टी स्क्वायर होता है क्या? मैंने नोट्स में टी लिखा था। बेटा बहुत बकलोल हो यार, अगर नोट्स में तुम क्या लिखे थे और तुम्हें अगर उसमें डाउट हो रहा है तो उसको डायमेंशनली वेरीफाई करके देख लो ना, डायमेंशनली वेरीफाई करके देख लो ना। सर ग्राफ से हो सकता है, लेकिन ग्राफ बनाना पड़ेगा, वो लेंदी काम है, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। यहां तो डायरेक्ट आंसर आ रहा, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा बेटा। चलिए सॉरी, ये बताइए फिर नेक्स्ट 13 नंबर देखिए, टॉप सिचुएशन हाइट 1.8 मीटर अबव द ग्राउंड, वाटर ड्रॉप्स इज कमिंग आउट ऑफ द टैप with negligible initial velocity at a regular interval falls under gravity at an instant first drop reaches the ground, third drop just out of the tap, then velocity of the second drop at the instant is। अरे भाई साहब जोरदार, बढ़िया, एकदम शिद्दत में बैठ के सवाल बना है। 13 नंबर सवाल का सॉल्यूशन देखिए, एकदम ही शिद्दत से बैठ के सवाल बना है, बढ़िया बढ़िया। नल है, नल से पानी टपक रहा है, क्या लगातार टपकता रहेगा? अबे इतनी नल की शक्ति थोड़ी नहीं लगातार टपका दे, एक बूंद के बाद ही दूसरा बूंद गिरता है। लेकिन जब यहां पे बूंद गिरा, जब यहां पे बूंद गिरा, कौन सा बूंद? तीसरा बूंद। तो पहला बूंद जमीन पे पहुंच चुका था, दूसरा बूंद कहीं यहां पे बीच में होगा, ये है सेकेंड ड्रॉप। ये टोटल हाइट आपको दिया है 1.8 मीटर, तो आपसे पूछा है कि इसकी वेलोसिटी बताइए कितनी होगी। सुनिए ध्यान से, एक बूंद गिरने के बाद दूसरा बूंद उसी टाइम गैप के बाद गिरता है, तो सुनिए ध्यान से, अगर यहां से यहां तक आने में टाइम लगा टी, तो यहां से यहां तक आने में भी टाइम इसको लगा टी, टाइम गैप वही होगा। तो एक बात बताइए, अगर ये डिस्टेंस चला x, तो ये कितना चला होगा? 3x, 3x। तो x प्लस 3x 4x इज इक्वल टू 1.8 मीटर।
1.8 मीटर, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1.8/4, ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पे x के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी निकाल लो, v² बराबर 2ax, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, x यहां से निकाल लो, x की वैल्यू निकाल ली 1.8 × 4, तो हो जाएगा 2 एक्सीलरेशन हो जाएगा 10 × 1.8/4, 10 से कैंसिल करो 18 दूना 36, 36/4 का रूट वेलोसिटी आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 13 का आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? सेम क्वेश्चन कराया था, हो सकता है सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, क्लास में सारे कराए हुए थे। पार्टिकल मूविंग along the straight line with constant acceleration a and b are the 2 point having the straight line, m is the mid point of a पढ़ूंगा नहीं सवाल आगे, मिड पॉइंट की बात बोलिए मतलब v बराबर √अंडर v1 का होल स्क्वायर प्लस v2 का होल स्क्वायर बाई 2 लिख ले, आंसर आ जाएगा। दौड़ के आएगा आंसर, अगर आंसर कहीं बैठा होगा ना तो दौड़ के आ जाएगा, अरे भैया भैया कहां थे, हम तो यहां थे, आप कहां थे, हम तो यहां हैं, आप कहां हैं, आंसर ही आ जाएगा तुरंत। इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल गिव्स एज u बराबर 20 मीटर पर सेकंड एंड एक्सीलरेशन इतना, डिस्टेंस कवर्ड बाय इट पार्टिकल ड्यूरिंग फिफ्थ हाफ सेकंड, ये फिफ्थ हाफ सेकंड क्या होगा, फिफ्थ हाफ सेकंड क्या होगा, तो देखिए t इज इक्वल टू 0 पे मान लो पार्टिकल यहां है, हाफ सेकंड पे यहां है, 1 सेकंड पे यहां है, 3/2 सेकंड पे मतलब 1.5 सेकंड पे यहां है, 2 सेकंड पे यहां है, और ये हो जाएगा आपका 2.5 पे ऑब्जेक्ट मान लो यहां है, 2.5 पे ऑब्जेक्ट है, तो पहला हाफ सेकंड मतलब ये हुआ आधा सेकंड, ये आधा सेकंड हुआ, ये दूसरा आधा सेकंड हुआ, ये तीसरा आधा सेकंड हुआ, ये चौथा आधा सेकंड हुआ, ये पांचवा आधा सेकंड हुआ। फिफ्थ हाफ सेकंड का मतलब ये है कि हर एक आधा आधा सेकंड का इंटरवल है, हाफ हाफ सेकंड का इंटरवल है। सवाल बढ़िया किसी फॉर्मूले से नहीं होगा, ये बुद्धि से होगा, ये सवाल बुद्धि से होगा, फॉर्मूले से नहीं होगा। आधा आधा सेकंड का इंटरवल है, तो फिफ्थ हाफ सेकंड, पहला आधा, दूसरा आधा, तीसरा आधा, तो ये फिफ्थ हाफ सेकंड हो गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आप निकाल लेंगे 5/2 सेकंड में, ये 2.5 लिखा है, फिर उसके 2 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा फिफ्थ हाफ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ हाफ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा आपके फिफ्थ हाफ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड सो दैट इट कैन अटेंड अ मैक्सिमम हाइट h above द ग्राउंड, ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन इट क्रॉसेस द पॉइंट एट अ हाइट h/2। बेटा बहुत आसान, इसका आंसर 2 हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है इसमें। तो वेलोसिटी v वर्सेस ग्राफ एंड सोन इन अ फिगर, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द 12 सेकंड ऑफ मोशन, 12 सेकंड ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस चलेगा, टोटल ग्राफ का एरिया निकाल दीजिए, टोटल एरिया पॉजिटिव और नेगेटिव सबको ऐड कर देंगे, इसका डिस्टेंस बता देगा, ये क्या बता देगा, इसका डिस्टेंस बता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बढ़िया है, सुनिएगा ध्यान से। एक प्लेटफॉर्म है जो कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, 20 मीटर नीचे, 20 मीटर नीचे से एक बॉल को मैंने u वेलोसिटी से फेंका है, बॉल को u वेलोसिटी से फेंका है, तो पूछा है मिनिमम वेलोसिटी u का बताइए ताकि ये पार्टिकल इसको हिट कर दे। ये रिलेटिव मोशन इन 1D के कंसेप्ट से होगा, रिलेटिव मोशन इन 1D के कंसेप्ट से होगा। एक बॉल को आप रोक लीजिए, ऊपर वाले बॉल को हम रोक लेते हैं, इस पे हम रामलाल को बिठा देते हैं, जिस पे आप रामलाल को बिठा देंगे वो रेस्ट में अपने आप को मानेगा, और यहां से ऊपर मैंने बॉल को फेंका है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सर, ये अपनी वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ देगा, मतलब u-5, इसका एक्सीलरेशन 0 था, ऊपर फेंकोगे तो नीचे सिंपल g एक्सीलरेशन आ जाएगा। तुम्हें तो बस यही निकालना है कि अगर ऊपर वाला रुक गया तो कितना वेलोसिटी दूं कि जस्ट यहां पे पहुंच के जाके इससे टकरा जाए, बस मतलब 20 मीटर हाइट उसका हो जाए। तो हाइट 20 मीटर इज इक्वल टू u-5 का होल स्क्वायर बटा 2g, आंसर आएगा। 2g मतलब g की वैल्यू 10, 20 400, स्क्वायर को उधर ले रूट 20 आ जाएगा, 20 बराबर u-5, तो u बराबर 25 मीटर पर सेकंड। बढ़िया सवाल है बेटा, 25 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, डी, 25 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने इसको कर लिया था? रिलेटिव मोशन इन 1D के कंसेप्ट से होगा, बिल्कुल रिलेटिव मोशन। रामलाल को प्लेटफॉर्म पे बिठा दो, रामलाल इसको रेस्ट में मान लेगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी 5 से ऊपर जा रहा था, बस वेलोसिटी इसमें चिपका दो। अब उसको टकराने के लिए 20 मीटर हाइट पे जाना है, तो h बराबर u²/2g हो जाएगा। व्हीकल ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट रोड, डिस्टेंस 1 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर, फर्स्ट 60 किलोमीटर कवर्स विथ 36 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड इज 48 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज वेलोसिटी यहां पे हो जाएगा v एवरेज हो जाएगा
2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, दैट्स इट, ये हो जाएगा। फॉर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ शोन इन अ फिगर, द चेंज इन वेलोसिटी पार्टिकल फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी हम यहां पे लेंगे a1 माइनस a2। a1 ऊपर वाले ग्राफ का एरिया पॉजिटिव में और नीचे वाले ग्राफ का एरिया निगेटिव में। एरिया को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव एरिया, क्योंकि हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। हमें क्या निकालना है? चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। क्लियर है बेटा? चलिए अब 4-5 सवाल है। असाइनमेंट 2 हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि आपको दिक्कत हो रही है, हम उसका पीपीटी बनवा के करेंगे। ये बताइए, चलिए 21 नंबर सवाल बताइए। जूम करना, जूम कर देंगे, लेकिन ये सवाल का आंसर मुझे चाहिए, हर हालत में चाहिए, नहीं तो कूटूंगा अभी बिठा के मैं यहीं पे। इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए। फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ पोजीशन x इज रिप्रेजेंटेड बाय। कांस्टेंट एक्सीलरेशन को कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी को कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है? इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए। नहीं तो यही मारूंगा, लिटा लिटा के कूट दूंगा एकदम, अगर गलत जवाब दिया तो। योर करेक्ट आंसर इज सी, थर्ड। ओ रुक जा, अरे रुक जा, सी, अरे रुक जा, सी। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, नहीं बताऊंगा आंसर। कुछ बच्चे ए कह रहे हैं, गधे हैं वो, क्योंकि ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होता तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता। ये वीएक्स ग्राफ है, ये वीएक्स ग्राफ है। Body is projected vertically upward with speed 40 meter per second. Then distance traveled by the body in the last second of upward journey is 9.8. Last second of upward journey, ना 5 मीटर चलता है ना, फर्स्ट सेकंड में 5, उतना ही जर्नी के ऊपर लास्ट सेकंड में। फर्स्ट आंसर होगा। Body is projected vertically upward with speed 10 meter per second, another at the same time with same speed downward direction from the top of the tower. The magnitude of acceleration of first body with respect to second body 0, क्योंकि दोनों का तुम कहीं भी प्रोजेक्ट करो एक्सीलरेशन दोनों का नीचे होगा जी। Car travels a speed 30 km per hour, brought to rest in a distance of 8 km applying a brake. If the same car is moving at a speed 60 km per hour, double speed. तो स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा, तो 8 चौक 32 मीटर आंसर हो जाएगा। सेकंड, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो एक्सीलरेशन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के बराबर होता है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डीवी बाई dt, एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये दोनों बराबर होते हैं 1d के लिए, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन 0 होता है ना। 1d मोशन अगर है तो इन 1d मोशन AC होता है तुम्हारा 0, तो सही जवाब आ जाएगा आपका फर्स्ट। सही जवाब आ जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है बेटा, अब अगली बार से हम क्या करेंगे, सारे सवाल डिस्कस नहीं करेंगे। आपको जिस क्वेश्चन में डाउट होगा हम वो किसी तरीके से वो सवाल इकट्ठा कर लेंगे, हम वही सवाल डिस्कस करेंगे। तब तक आप असाइनमेंट 2 सॉल्व कर लीजिए। असाइनमेंट 2 में एक सवाल में एरर है जो मैं आपको बता दूं। कुछ क्वेश्चन नंबर 19 है जिसमें डिस्टेंस पूछा है ना, वेलोसिटी दिया हुआ 51.5 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19 वेलोसिटी जिसमें दिया है 51.5 सेकंड, उसमें डिस्प्लेसमेंट पूछा, डिस्टेंस नहीं पूछा, तो वो करेक्ट कर लीजिएगा। एक छोटा सा करेक्शन रह गया बेटा, ठीक है। और जय हिंद जय भारत, बढ़िया से पढ़िए, मेहनत करिए, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। और आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते इसका जवाब आपके पास है। आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये खुद से पूछिए, ठीक है। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। शायद कल क्लास नहीं होगी, छठ है, तो हैप्पी छठ पूजा। मैं छठ मनाने से आपको मना नहीं कर रहा, मनाइए, लेकिन जितना बाकी लोग समय देंगे उतना आप नहीं दे सकते, आपको पढ़ाई भी करना है। गुड नाइट, चलिए फिर मिलते हैं।